हेलो बच्चा पार्टी, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हालचाल? मस्त एकदम। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड अलोंग विद योर फैमिली। ओके, तो लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसने क्या स्टेट किया था कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट जो मोमेंटम रहता है क्या रहता है? कंजर्व रहता है। कंजर्व रहता है यानी कि इनिशियल मोमेंटम हम बोल सकते हैं बराबर फाइनल मोमेंटम के। ये स्टेटमेंट लिखी है जी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके, तो अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन में ये पढ़ेंगे कि कैसे हम प्रूव कर सकते हैं मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट जो लिखी है ये होल्ड करती है जी। ओके, तो मैथमेटिकली देखते हैं। तो उसके लिए दो बॉडी मानेंगे जी। कितनी? दो। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है जी वो भी पढ़ा था ना, उसका भी यूज होगा उसमें। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसमें एक और बात होती है जी, क्या कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं वो इक्वल और अपोजिट तो होते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है जिस ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए ना, उनमें इक्वल अमाउंट का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करें, क्योंकि वो दोनों डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं। ये ध्यान दें जी। बात क्या बात बताई है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज होते हैं बीइंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड डू नॉट प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन इन बोथ द ऑब्जेक्ट्स। ये बात समझ में आई कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स, जैसे मान लीजिए एक स्मॉल स्टोन एक बिग स्टोन आपने हिट किया है, इसने क्या लगाया? एक्शन फोर्स है, मान लीजिए कौन सा? एक्शन फोर्स। इसने स्मॉल स्टोन पर क्या लगाएगा? रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स। तो स्मॉल स्टोन का जो फोर्स है, स्मॉल स्टोन का जो फोर्स है उसने इसमें जीरो एक्सेलरेशन, ये हिला भी नहीं है। इसके द्वारा स्मॉल स्टोन के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है दैट डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ हैवी स्टोन, इसलिए हम इसका ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं। बट जो हैवी स्टोन ने स्मॉल स्टोन पर फोर्स लगाया है उसने इसको दूर फेंक के मारा, यानी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है। इसमें क्या आया है? एक्सेलरेशन आया है। क्या आया है? एक्सेलरेशन। तो क्या बात है कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेज होते हैं भले ही वो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हों, फिर भी ये जरूरी नहीं है जिन दो ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं उनके एक्सेलरेशन इक्वल हों, क्योंकि वो डिफरेंट मास के ऑब्जेक्ट्स पर लग रहे हैं। इसका यूज होगा ना जी, थर्ड लॉ है ये भी। तो अब प्रूव करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो उसके लिए दो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहां पर डायग्राम बना लेते हैं जी। एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए ए, जिसका मास है ma। ये ऑब्जेक्ट ए है। ये मान लीजिए मास बी की बॉडी, बी बॉडी, ठीक है। इनिशियल स्पीड है, इसकी है ua और इसकी है ub। ध्यान रखें जी, पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड, और ये कौन सा केस है? बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, ठीक है। उसके बाद दोनों टकरा गए जी। मान लीजिए ये मास ए की बॉडी, ये मास बी वाली बॉडी, यानी कि ये ए ऑब्जेक्ट, ये बी। इस साइड फोर्स ए ने लगाया है बी पर, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। इस दिशा में क्या होगा? एफ बी ए, एफ बी ए, ध्यान दें। और इस साइड क्या होगा? एफ ए बी, एफ ए बी। वेक्टर क्वांटिटी तो एरो हेड लगाया ऊपर, तो ये दिशाएं होंगी। पढ़ेंगे कैसे? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो ये एफ ए बी हो गया है, ये एफ बी ए हो गया है। ये कौन सी केस है? ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन। और फाइनली टकराने के बाद दोनों मूव करने लग गए हैं
एम ए फाइनल स्पीड वी ए से, ये ए ऑब्जेक्ट है, और एम बी मास वाला ये ऑब्जेक्ट बी है, इसकी फाइनल स्पीड बन गई है वी बी। ये मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, इनिशियल स्पीड को यू से दिखाते हैं, फाइनल स्पीड को वी से दिखाते हैं। ये केस है जी, ये है आफ्टर कोलिजन का केस। किसका है? दैट इज आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। समझ में आई जी ये बात? पहला केस क्या बताया है? बिफोर कोलिजन, दो ऑब्जेक्ट ए और बी, एक का मास एम ए है, वेलोसिटी इनिशियल यू ए, एक बी ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी यू बी। ये ड्यूरिंग कोलिजन एम ए एम बी, एफ ए बी एफ बी ए, और ये आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद, टकराने के बाद। तो इसमें लिखेंगे कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स A and B of mass MA and MB। मास क्या क्या है? MA and MB। Let their initial speeds are UA and UB, UA and UB, comma respectively। कौन कौन से, क्या क्या स्पीड है? UA UB। पहले की इनिशियल स्पीड UA है, दूसरे की इनिशियल स्पीड UB है। ओके, लेट दे कोलाइड, टकरा गई है, for time t, let they collide for time t, comma, and their final velocities becomes VA and VB respectively। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। क्रमशः का मीनिंग है जो वी ए स्पीड है वो ए बॉडी की है, वी बी स्पीड है वो बी बॉडी की है। ओके, तो ये थ्योरेटिकल है जो शुरू में आपने लिखना है कि आपने दो बॉडी मानी ए और बी, जिसका मास है पहली का एम ए, इसका मास है एम बी। लेट देयर इनिशियल स्पीड्स आर यू ए एंड यू बी respectively, they collide for time t and their final velocities become va and vb। ओके जी, तो इसके बाद देखेंगे अब यहां तक आया जिसमें में ये ध्यान दे, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं यू ए, ये बिल्कुल गलत है जी। जो यू ए लिखा गया है ये इसके चरणों में है, यू के ए लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसको? सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट है जी यू ए। एक होता है सुपर स्क्रिप्ट, जैसे ऊपर लिखा जाता है ए की पावर एक्स है, तो ये सुपर स्क्रिप्ट क्या बोलते हैं? तो यू ए है ना, जो ऐसे लिखा जाएगा यू ए, ना कि ऐसे। ये ध्यान दें, बच्चे जो कॉमन मिस्टेक करते हैं वो बताया जी। तो यहाँ तक समझ में, ये लिखने का था जी। अब समझे कि ये तो बता दिया यू ए यू बी है और फाइनल वेलोसिटीज वी ए और वी बी बन गई हैं। अब फोर्सेज की बात करते हैं, एफ बी ए और एफ ए बी, एफ ए। तो अब रिमाइंड करते हैं थोड़ा सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, इसको सेकंड लॉ ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो अब पहली बॉडी के लिए फॉर बॉडी ए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू क्या? वी ए, फाइनल वेलोसिटी क्या है? वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाई टी, डिवाइड बाई टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो गया जी?
वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाय टी, और इनटू में लिख देंगे यहाँ पर एम, यानी कि इनिशियल मोमेंटम। और थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करें तो ऐसे लिख सकते हैं हम, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इस ऑब्जेक्ट का, पहले का ये देखें और थोड़ा सा क्लियर। बॉडी ए के लिए जो इनिशियल मोमेंटम है पी आई, आई स्टैंड्स फॉर इनिशियल है यार, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी यू ए। फाइनल मोमेंटम पी एफ, एफ स्टैंड्स फॉर फाइनल, दैट इज एम इनटू में वी ए। ये कैसे आया था फार्मूला, ये थोड़ा सा और खोल के बताया है, पी एफ। अब चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है, चेंज इन मोमेंटम, खाली चेंज इन मोमेंटम, इसको और समझें अच्छे से क्लियर। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, एम इंटू में वी ए माइनस एम इंटू में यू ए, ऐसे आई जी ये बात। तो एम कॉमन आ जाएगा, वी ए माइनस यू ए, वी ए माइनस यू ए, ये आ गया है। अब रेट का मतलब आते ही टाइम से भाग करना होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऐसे लिखी थी जी वो बात, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू डिवाइड बाई टी हो जाएगा, एम इंटू में वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाई टी, डिवाइड बाई टी, ये लिखा गया है। ओके, एम वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाई टी, डिवाइड बाई टी। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए क्लियर सीधा लिख देंगे जी, तो इसको मैं फिर दोबारा लिख रहा हूं, फॉर बॉडी ए के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू एम कॉमन आकर के वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाई टी, डिवाइड बाई टी। ये आ गई पहली बॉडी के लिए। सिमिलरली जब अभी करके दिखा है ना, सिमिलरली अब सीधा लिख देंगे फॉर बॉडी बी, फॉर बॉडी बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज इक्वल टू एम इंटू में वी बी माइनस यू बी डिवाइड बाई टी, ये आ जाएगा जी। बी बॉडी के लिए बी आ जाएगा, ए के लिए ए रहेगा। अब सेकेंड ला क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है अप्लाइड फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, के को 1 मान लिया था। तो फोर्सेज कौन कौन से हैं यहाँ पर, एफ बी ए, एफ ए बी। तो एफ बी ए का मतलब क्या है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब बी पर फोर्स लगेगा तो मोमेंटम किसका चेंज होगा, बी का। किसका चेंज होगा, बी का। तो यहां तक हो गया जी, उतारना है जिसको उतार सकता है। तो आगे देखेंगे, अब यहां से लिखेंगे फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, वेक्टर साइन, वेक्टर क्वांटिटी एरो का ऐड आ गया। अब लिख देंगे क्या, फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए इज इक्वल टू एफ बी ए हो गया। इसको कैसे पढ़ेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। ठीक है जी, यहां तक भी समझ में आ गया, ये बात आ गई समझ में। अब न्यूटन का थर्ड लॉ यहां तक लिख लिया। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है जी, क्या है, एक्शन और रिएक्शन अपोजिट और इक्वल होते हैं। तो लिख देंगे यहां पर पहले तो, according to second law of motion, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार, उसके अनुसार क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल है जी। तो एफ ए बी किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब ए पर फोर्स लगा तो ए का चेंज इन मोमेंटम लेना है,
तो क्या हो जाएगा एम वी ए माइनस यू ए अपॉन में टी। सिमिलरली एफ बी ए क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, बी पर लगा तो किसका मोमेंटम चेंज होगा, बी का, तो वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी। ये सेकेंड लॉ था जी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। एफ ए बी इसके बराबर आ जाएगा और एफ बी ए इसके बराबर आ जाएगा। ओके, यहां तक आया जी क्लियर। अब थर्ड लॉ ध्यान से देख लीजिए, अब इसी में चेंज कर देंगे बस थोड़ा सा। तो यहां पर लिख देंगे क्या, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो एफ ए बी होगा दैट इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। अब एफ ए बी क्या आया हुआ है जी, एम इन टू में फोर्स ऑन ए है तो वी ए माइनस यू ए डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू माइनस टाइम एम इन टू में वी बी माइनस यू बी डिवाइड बाई टी। यहां तक समझ में आ जाए, टी से क्या कट जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा, गुणा कीजिए इसके क्या हो जाएगा एम इन टू में वी ए माइनस एम इन टू में यू ए, एम इन टू में यू ए इज इक्वल टू माइनस गुणा होगी तो ये माइनस का बन गया, क्या बन गया एम इन टू में वी बी और माइनस माइनस प्लस एम इन टू में यू बी, एम इन टू में यू बी। यहाँ तक क्लियर है जी। अब यू बी को इसके पास यू ए और ये इसके पास आ जाएगा। इसके बाद स्टेप देखें, ये तो उधर जाकर के इसमें ऐड हो गया, यानी क्या बन जाएगा फाइनल एम इन टू में यू ए प्लस ये इधर गया है जी, पहले ये ध्यान रखें और क्लियर, ये ऐसे हो जाएगा, पहले एम इन टू में वी ए हो गया, ये तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें ये आके इधर जुड़ गया प्लस एम इन टू में वी बी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या था एम इन टू में यू बी और इधर क्या ऐड हो गया एम इन टू में यू ए, एम इन टू में यू ए। इसको कैसे भी लिख सकते हैं हम, इसको कैसे लिख सकते हैं एम इन टू में यू ए प्लस एम इन टू में यू बी इज इक्वल टू एम इन टू में वी ए प्लस एम इन टू में वी बी। यही तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे है, एम इन टू में वी क्या होता है मोमेंटम, एम इन टू में यू ए क्या बन गया पहली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, दूसरी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, तो ये सारा क्या बन गया है इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू ये क्या बन गया है फाइनल मोमेंटम। यही तो स्टेटमेंट थी जी कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा, इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है किसके फाइनल मोमेंटम के। यही हमने प्रूव कर दिया है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये v फाइनल वेलोसिटी तो ये फाइनल मोमेंटम बॉडी ए का, फाइनल मोमेंटम बॉडी बी का, टोटल बन गया फाइनल मोमेंटम सिस्टम का, ये इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का। तो यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, इनिशियल मोमेंटम बराबर होता है किसके फाइनल मोमेंटम के। ये हमने प्रूव किया है ये आइसोलेटेड सिस्टम मान के। अब इस पे बेस्ड बहुत ही प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल हैं, उनको देखते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं जी, ठीक है। बुक पढ़ी होगी उधर ये वर्क की, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं जी। एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9.6 है जी, एग्जाम्पल नंबर 9.6। उसके अंदर क्या क्या आ गया है, एनसीईआरटी का है जी ये 124 पेज पे। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद ए वेलोसिटी, ये देखिए ध्यान से,
एक गन है जी, मान लीजिए ये इसमें पहले इनिशियली बुलेट थी, इसके अंदर ये केस था जी, गन के अंदर बुलेट है। सेकंड केस में क्या फायर कर दी गई है, बुलेट है जो गन से फायर हो गई है इस स्पीड में। ध्यान रखें, उसने बोला है ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद ए वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड, और बुलेट का जो मास है 20 ग्राम है। कितना है जी, 20 ग्राम। और जो पिस्टल है उसका मास है 2 kg। पिस्टल का मास कितना है, 2 किलोग्राम। तो क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। अभी आपको बताया था, थर्ड लॉ में एग्जांपल भी दिया था कि जैसे ही बुलेट आगे जाती है तो जो एक्सप्लोजन होता है ना, ये ध्यान रखें, जो बुलेट है वो गन पर फोर्स नहीं लगाते जी, ये मिसकंसेप्शन है हमारी, इसको दूर कर लीजिए। जो एक्सप्लोजन होता है ना, जो बारूद डला होता है सेल के अंदर, जब वो फटेगा और बुलेट आगे जाए, उस एक्सप्लोजन से जो एयर प्रोड्यूस होगी वो गन पर फोर्स लगाएगी। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, एक 2 किलोग्राम की गन है, पिस्टल है, 2 किलोग्राम की पिस्टल है जी, उसके अंदर एक बुलेट है 20 ग्राम की, पहले ऐसे थी, वो फायर कर दी गई है 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बुलेट आगे गई है तो गन किस साइड जाएगी, पीछे जाएगी। तो किस वेलोसिटी के साथ गन पीछे आएगी, रिकॉइल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं। क्या निकालनी है हमने, गन की रिकॉइल वेलोसिटी। तो सॉल्यूशन देखेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट केस में बोथ गन एज वेल एज बुलेट आर इन रेस्ट, दोनों किस में है, रेस्ट में है जी। क्लियर दिखाई दे रहा है, गन तो इसमें लिख देंगे इन इनिशियल स्टेट, इन इनिशियल स्टेट, या ऐसे भी नहीं, ऐसे ही लिख दें सीधा। सॉल्यूशन हेयर, पहले तो लिख लें मास, मास ऑफ बुलेट दैट इज इक्वल टू 20 ग्राम। ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में, तो इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 20 को 1000 से डिवाइड कर देंगे जी, कितना आ जाएगा, 0.020 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब मास ऑफ गन या पिस्टल दे रखा है आपके, पिस्टल लिख लें, मास ऑफ पिस्टल दैट इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। पिस्टल का मास कितना है, 2 किलोग्राम। बुलेट का मास कितना है, 1 किलोग्राम में बदलने के बाद ये आ गया, यहाँ तक लिख लिया। अब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो अब देखें ध्यान से, उसके बाद लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट दैट इज इक्वल टू 0। मीटर पर सेकंड लिखें या ना लिखें, लिख दें तो भी कोई गलत नहीं है, ना लिखेंगे तब भी, क्योंकि 0 है ना। तो उसके बाद भी लिखेंगे अगेन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। तो अगर ये दोनों 0 हो तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल मोमेंटम 0 क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका मास m1 है जो पहले लिखा है, तो इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, m1 ठीक है u1, m2 u2, ठीक है जी। ये u1 है, ये u2 है, ठीक है। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2। अब u1 भी 0 u2 भी 0, तो कितना आ गया इनिशियल मोमेंटम, 0। ये मान लीजिए pi है जी, इनिशियल मोमेंटम को किससे लिखा आपने, pi से। यहाँ तक क्लियर होगा, इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया। अब फाइनल मोमेंटम देखते हैं,
इसको इरेज कर दीजिए। तो उसके बाद क्या होगा जी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड। कितनी गिवन है? 150 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। तो मान लेंगे लेट v इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, v इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी है? v। कितनी है? v। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा जी? फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम जिसको हम लिख रहे हैं pf से, वो क्या हो जाएगा? m1 v1 m2 v2। ठीक है जी। m1 क्या है? 0.02 किलोग्राम, 0.02 गन का जी, मल्टीप्लाई बाय v1 कितना है? 150 प्लस इसका मास m2 कितना है? 2 किलोग्राम, v2 कितनी माननी हुई है? v रिकॉइल वेलोसिटी माननी है ना, इसको ध्यान से देखें। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 150 प्लस में 2v, ये फाइनल मोमेंटम आएगा। सोल्व करने के बाद क्या आ गया? ये सोल्व करने के बाद क्या बन गया है? इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 3, तो pf इज इक्वल टू ये बन जाएगा 3 प्लस में 2v, 3 प्लस में 2v कितना बन गया? 3 प्लस में 2v, इसकी गुणा आएगी 3 और ये 2 और v की, ये बन गया है। अब उसके बाद लिख देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वी हैव लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है जी? फाइनल मोमेंटम बराबर क्या होता है? इनिशियल मोमेंटम, यानी कि pf है जो फाइनल मोमेंटम, किसके बराबर हो गया है? pi के। अब फाइनल मोमेंटम क्या आ गया? 3 प्लस में 2v, और इनिशियल मोमेंटम कितना आया हुआ था? 0, तो 2v किसके बराबर आ गया? -3 के, तो v कितना आ गया? -3 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया? -1.5 मीटर पर सेकेंड, -1.5 मीटर पर सेकेंड। ये रिकॉइल वेलोसिटी आ गई। और नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है? कि जो गन है ना, गन वो बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल हुई है। ये दोबारा से मैंने बताया था, इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है जी। कौन सा एक्स एक्सिस? माइनस एक्स एक्सिस, तो इसी साइड है इसलिए माइनस आया है। तो लास्ट में आपने लिखना भी है नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट गन जी आप पिस्टल है जो आपकी रिकॉइल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, रिकॉइल्स इन opposite direction of bullet, opposite direction of bullet, बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में रिकॉइल होगी गन, किस स्पीड के साथ? 1.5 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो ये था जी आपका न्यूमेरिकल, किस पे बेस्ड था? जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। दोबारा से देखें एक बार क्वेश्चन क्या है। 2 किलोग्राम की पिस्टल से 20 ग्राम की एक बुलेट 150 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ओरिजोनटली फायर की गई है। तो क्वेश्चन उसने ये पूछा है व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो पहले जब बुलेट नहीं चली है, बोथ रेस्ट में है, यहाँ पर गन भी और बुलेट भी दोनों रेस्ट में होने से इनिशियल वेलोसिटी है जो दोनों की 0 हो गई है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम भी 0 आएगा सिस्टम में। क्या आएगा? 0। अब फाइनल वेलोसिटी बुलेट की कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड, और इसकी फाइनल वेलोसिटी इधर आपने मान ली है v, कितनी मान ली है? v रिकॉइल वेलोसिटी। तो फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा? फाइनल मोमेंटम m इंटू में v, 20 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, 150 से गुणा करेंगे, इसका कितना? 2 किलोग्राम गुणा में v। तो ये सोल्व करके आया फाइनल मोमेंटम pf क्या है? 3 प्लस में
2v। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अनुसार क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, 3 प्लस में 2v, इनिशियल मोमेंटम 0 था तो डिवाइड करके माइनस। तो नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो बुलेट है वो अपोजिट डायरेक्शन में, किसकी अपोजिट में, जिस डायरेक्शन में बुलेट गई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो गन है वो रिकॉइल होगी। ये था आपका जो न्यूमेरिकल था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड। ये लास्ट टॉपिक था जी आपके लेसन जो 9 था आपका, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो हम इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, टेक केयर, जय हिंद, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।